तो बेस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया कि एसिड्स हमारे क्या होते हैं। एसिड्स मैंने आपको बताया जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज बताई मैंने एसिड्स की आपको। एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी है ना। तो आज हम बात करते हैं बेसिस के बारे में। तो देखिए बेसिस क्या होते हैं, जो मैं निशान लगाऊंगा वो निशान लगा लीजिएगा। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव बिटर टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। बेसिस आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड्स। बेसिस जो होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो अपोजिट होते हैं किससे, एसिड से। अ बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। बेसिस जो होते हैं वो एसिड्स को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं बेसिस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2, सोडियम ऑक्साइड Na2O इज अ मेटल ऑक्साइड, ये भी आपका बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है, हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपका बेस है। CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपके सारे क्या हैं, बेसिस हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद नहीं करना, मतलब सिंपली आपको पता होना चाहिए कि बेसिस जो है वो कैसे स्टार्ट होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करोगे अगर करोगे तो। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट जो है और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 आर आल्सो बेसिस, ये भी आपके बेसिस हैं। क्लियर है इतना बेटा? इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस की। देखो जैसे मैंने आपको बताया बेसिस आपको कैसे होते हैं, आर दोस विच हैव बिटर टेस्ट, यानी ये कड़वे होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। अगर मान लीजिए अब आपको क्या करना है, बेसिस को आपने पानी में मिक्स किया, व्हेन यू डिसॉल्व बेसिस इन वाटर देन इट विल नोन एज एल्कलीज। वो क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। तो दोज बेसिस those bases which dissolve in water without any chemical reaction have a special name. They are called alkalis. क्या कहलाते हैं वो, alkalis कहलाते हैं। ओके, और simply we can say a base which is soluble in water is called alkali. वो हमारे क्या होते हैं, alkali होते हैं। Is that clear to all of you? ओके, नेक्स्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट बेस। जब भी हम बात करते हैं बेसिस के बारे में, तो दिस डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन्स अ वाटर soluble alkali और whether it a base or an alkali, it will mean the same thing। मतलब अगर हम कभी भी बेस के बारे में बात करेंगे ना, तो एल्कली और बेस दोनों सिमिलर थिंग्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको पानी में डालने के बाद वो क्या कहते हैं, मतलब टेस्ट चेंज हो जाएगा या प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। पहले वो सॉलिड में भी हो सकता है, अब क्या होता है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो अपना लिक्विड स्टेट भी आ जाता है। क्लियर है पार्थ और क्या नाम है आपका, आदित्य, आप दोनों को? चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। सारे बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है? अगर मैं बात करूं बेसिस के बारे में, कॉमन की क्या कॉमन प्रॉपर्टी होती है बेसिस की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एसिड्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पार्थ बताना वो हमें क्या देते हैं, एसिड्स को। पार्थ बताएंगे पहले फिर आप बता दीजिएगा। मैंने बोला जब एसिड्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी। ना, ऐसे नहीं, मैंने केमिकली पूछा है। आदित्य बताओ जरा पार्थ को। बस एक ही चीज होती है कि जब वो टाम पानी में उन्हें मिक्स करते हैं तो H+ आयन देते हैं। ठीक है, सारे एसिड्स की यही प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ ग्लूकोज और एल्कोहल होता है
जिसके अंदर हाइड्रोजन होने के बावजूद भी वो H प्लस आयन नहीं देता। क्या नहीं देता? H प्लस आयन नहीं देता। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है, तो उसकी हम बात करते हैं। पहला है, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। तो बेस हमारा वो सब्सटेंस होता है जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH को जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर तो उसने हमें Na प्लस दिया और OH माइनस आयन दिया, जिससे हमें ये क्लियर हो गया कि हाँ जी ये हमारा क्या है? बेस है। तो एनी substance या any compound या any mixture which give OH minus ion when we dissolve in a water, then it will be known as base। क्या कहलाएगा वो? बेस कहलाएगा। तो देखा जैसे कि आपने एग्जांपल में NaOH ने पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस दिया, तो दैट्स वाई वो क्या कहलाया आपका? बेस कहलाया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं KOH को जब आपने पानी के अंदर डिसॉल्व किया आपको क्या मिला? K प्लस और OH माइनस आयन मिला। सो वी कैन से इट इज अ बेस। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने पानी में डिसॉल्व किया तो आपको OH माइनस आयन मिले। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि ये भी आपका क्या है? बेस है। क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है सभी को? रिप्लाई फास्ट बच्चे। चलिए देखिए, अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सारे बेसिस की ये प्रॉपर्टी होती है जब इनको पानी में मिक्स करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। बेसिस हमारे दो तरीके के होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक वीक बेस। इसी तरीके से मैंने आपको एसिड्स का भी बताया था, एसिड्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? एक होता है हमारा कौन सा बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। दो एसिड्स बताए थे। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वही चीज है, सेम सेम चीज, सेम केस यहाँ पे है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, मैं बात करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, वो अपना सारा H प्लस आयन हमें दे देते हैं। क्या दे देते हैं? सारा H प्लस आयन हमको दे देते हैं। इसी तरीके से वीक बेसिस जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, मतलब सारा सारा H प्लस आयंस नहीं देते, कुछ H प्लस आयंस देते हैं। तो इसी तरीके से हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? A base which completely ionize in water and thus produce a large amount, क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। यानी जब हम बेस को पानी के अंदर मिक्स करते हैं और वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? OH, मतलब कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी सारे OH माइनस हमें अपने दे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। सिमिलरली इसके एग्जांपल हैं कुछ आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेसिस में आता है। ठीक है, ये आपके वीक बेसिस के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से बात करें वीक बेस, स्ट्रॉन्ग वीक बेस के बेसिस के, अ बेसिस विच इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर, जो पार्शियली आयनाइज हो जाता है पानी के अंदर एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज, सॉरी ये क्या हुआ? ये तो पूरा हो गया, बैक कैसे होगा ये? एक मिनट। तो हमारा है, सॉरी मैं से सही कर लेता हूँ, एंड प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड अ वीक बेसिस। तो कहने का मतलब है अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज इन वाटर, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं यानी अपना सारे OH माइनस आयन नहीं देते पानी में मिक्स होने के बाद, वो आपके क्या कहलाते हैं? वीक बेसिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
calcium hydroxide and magnesium hydroxide. These are example of weak bases. ठीक है, क्लियर है? आई थिंक इतना जितना मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा। आया समझ में सभी को? चलिए लेट अस टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करें तो बेसिस है बिटर टेस्ट। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। बेसिस फील सोपी टू टच। बेसिस कैसे होते हैं? छूने में कैसे होते हैं? हाँ, सोपी होते हैं, जैसे साबुन होता है ना हमारा, वैसे ही होते हैं ये भी। नाउ बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेसिस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। दे आर इलेक्ट्रोलाइट, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। बेसिस रिएक्टेड विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखो सिमिलर प्रॉपर्टी आ गई। एसिड भी जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता था, एसिड भी जब आपका बेस के साथ रिएक्ट करता था तो आपने देखा था हमारे पास क्या बनता था? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती थी। सिमिलरली बेसिस भी जब है हमारे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ, तो हमारे पास क्या हो रही है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। लेकिन ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सारे मेटल्स जो हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। ओके, सिमिलरली देखिए बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस जो हैं रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, तो हमारा क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। और ये मैंने आपको एसिड में भी पढ़ाया था, एसिड वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था कि जब एसिड आपका बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए NaOH आपका बेस है और H2SO4 आपका एसिड है। सॉल्ट बना, सोडियम सल्फेट और वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज आई टोल्ड यू, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? नाउ व्हेन एन एसिड and a base combine, then a real neutralization reaction occurs due to the combination of hydrogen ion present in acid, hydroxide ion present in base to form water. अब जब एसिड कंबाइन होता है किसके साथ? बेस के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो रियल होती है। क्यों? क्योंकि जो एसिड्स हैं वो हमें H प्लस देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो हमें OH माइनस आयन देते हैं। तो जब H प्लस और OH माइनस आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है, विच इज अ रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एज यू कैन सी, H plus and OH minus ions form water, and you know very well about water. Water is a neutral compound and it will form a मतलब when H plus react with OH minus ion, then a neutral compound has been formed. Okay, is that clear to all of you? Clear? Parth, Aditya, reply first. चलिए, bases react with non-metal oxides to form salt and water. बेसिस जो है आपके रिएक्ट करते हैं मेटल, रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब बेसिस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसी तरीके से आपने एसिड्स में पढ़ा था कि जब आपका एसिड मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉन मेटल आ गया, तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुई है। नाउ यूजेस ऑफ बेसिस की बात करें, व्हाट इज द यूजेस ऑफ बेसिस? तो देखिए, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेसिस आर गिवन बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं बेसिस के, वो देख सकते हैं आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड रेयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इस्तेमाल होता है आपका कहाँ पे? साबुन, पेपर और सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता होगा
किस लिए इस्तेमाल होता है? ये कपड़े में, कपड़े की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में। तो जिसमें भी जितने भी रंग वगैरह होते हैं कपड़े के अंदर, वो इसी के थ्रू लाए जाते हैं या फिर रिमूव किए जाते हैं या डाले जाते हैं कपड़ों के अंदर, ठीक है। Now, magnesium hydroxide is used as an antacid to neutralize excess acid in the stomach indigestion. जैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब किसी पर्सन को इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है, तो हम उसको एज अ होम रेमेडी देते हैं मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपका क्या होता है, एक बेस होता है, क्योंकि एक्सेस एसिड्स को सिर्फ बेस ही क्या कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। आ रहा है आप लोगों को समझ में दोनों को? जल्दी रिप्लाई दें। चलिए नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज अ वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है? इज यूज एज वॉशिंग सोडा फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। पता है आप लोगों को हार्ड वाटर कौन सा होता है? मजबूत पानी। कौन सा होता है भाई मजबूत पानी, बताना जरा हमें भी। कौन सा होता है मजबूत पानी? मजबूत पानी नहीं होता जो हमारा, आपने देखा होगा बोरिंग का पानी जो होता है, बोरिंग, समझे हो बोरिंग क्या होता है, बोरिंग का पानी? हाँ, खारा पानी। मजाक कर रहे थे, मजाक का टाइम है तुम्हारी क्लास में, नालायक। तो तो जो हमारा बोरिंग का पानी होता है, खारा पानी जो होता है, वो क्या होता है, हार्ड वाटर कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कार्बोनेट्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। जब इन कार्बोनेट्स वगैरह को हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो हमारे एक्वागार्ड्स वगैरह होते हैं, जितने भी प्यूरीफायर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है, जितने भी कार्बोनेट्स आयन होते हैं, जितने भी उसके अंदर और सॉल्ट्स होते हैं, उनको रिमूव करना वाटर से और उसको प्योरीफाई करना। तो इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज अ वॉशिंग सोडा and for softening hard water. Sodium hydrogen carbonate is used as a baking soda in cooking food for making baking powders, as an antacid to cure indigestion and in soda acid fire extinguisher. जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरीके से आपका एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उसका भी इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? कुकिंग फूड, फूड को बनाने में, जिसमें आपका केक वगैरह आता है, इडली डोसा, ये सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। और फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड एंटासिड टू क्योर इंडाइजेशन, एंटासिड की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे ये था, पर्पस ये था आपको ये सब पढ़ाने का, कि अगर अब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भैया यूजेस ऑफ बेसिस बताइए। आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से बोला जाएगा, अ कंपाउंड इज यूज फॉर मेकिंग, या फिर हम कह सकते हैं इन मेकिंग बेकिंग पाउडर्स, या फिर इन अ पेपर इंडस्ट्री, या फिर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये आपसे बोला जाएगा, ठीक है। अब आपको उस टाइम जज करना है कि यार मैंने पढ़ा था सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए ये वाला कंपाउंड इस्तेमाल होता है, तो आप उस टाइम इस जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि हाँ यार सर ने हमें ये पढ़ाया था, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। क्लियर है आप लोगों को सभी को? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। यार पीएच स्केल जो होता है, पावर, ठीक है, पीएच 4 होता है, पीएच 4 पावर, और एच 4 कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि कोई भी कंपाउंड जो है आपका वो क्या है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो पी एच प्लस के बेसिस पे हम बताएंगे। हाँ जी, उसके बेसिस पे हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट चीज़ों को मेज़र करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसी तरीके से हमें एसिड बेसिस की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल बोलते हैं, यानी इनका शॉर्ट फॉर्म होता है पावर ऑफ एच प्लस आयंस। तो इससे हम पता लगाते हैं। तो देखिए, इन अ प्योर वाटर इन अ प्योर वाटर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर इक्वल। देखो, H प्लस आयंस की और OH माइनस आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। दैट्स वाई वो जो होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड कहलाता है। जो कंपाउंड है, जो आपका सॉल्यूशन है, फिर वाटर जो है वो आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रल कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि H प्लस और OH माइनस की आयंस जो होती है वो इक्वल होती है। नाउ अब एसिड्स के अंदर क्या होता है, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ hydrogen ion in water increase, so the solution of acid thus form will have more hydrogen ions and it will be acidic in nature। तो जिसके अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके कहलाएंगे एसिड कहलाएंगे। और जिसके अंदर OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो आपके क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयंस इन them which come from, ये नहीं, ये वाला नहीं है, एक मिनट। When a base is added to water, then the concentration of hydroxide ions in it increase. So the solution formed by dissolving a water in water will have more of hydroxide ions and it will be basic in nature। और वो कैसा कहलाता है, बेसिक इन नेचर कहलाता है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है इतना कि कौन कौन सी चीज कब एसिड कहलाती है, कौन सी चीज कब बेस कहलाती है और वो कब न्यूट्रल कंपाउंड कहलाते हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को सभी को? यहाँ तक कोई यहाँ तक कोई डाउट? नो? ओके सर, ठीक है। चलिए, तो in 1909 Sorensen devised a scale known as pH scale on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ions concentration in them। ओके, 1909 में सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक स्केल डिवाइस किया जिसका नाम उन्होंने पीएच स्केल नाम दिया, और हाइड्रोजन आयन की बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि कोई भी सब्सटेंस अगर बेसिस है तो वो क्यों है, और सॉल्यूशन एसिड है तो वो क्यों है। तो द pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in it। जो pH होती थी वो किस पे डिपेंड करती थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी किसके, H प्लस आयन के। किसके, H प्लस आयन के। यानी कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो pH क्या होगी, कम होगी। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ। जैसे आपका ये क्या है, पीएच है, मैंने बोला, और ये आपका एच प्लस है। अगर एच प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, यानी एच प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, और तो पीएच आपकी क्या होगी, कम होगी। जो अपवर्ड है एरो उसका मतलब है इंक्रीज, और जो लोअर है एरो उसका मतलब है लो होगी। अगर पीएच कम होगी तो जो कंपाउंड है वो आपका पता है क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एसिड। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अगर पीएच ज्यादा होगी, क्या होगी, पीएच ज्यादा होगी, कहने का मतलब है लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। क्या है, कम है। हाँ जी, ये जो कंपाउंड है,
अरे रुक तो जाओ 2 मिनट, पहले मुझे तो बोलने दो। ये जो होगा, तब ये आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। ठीक है। तो देख लीजिए, मैंने दोनों केस आपको बता दिए कि कब एसिड होगी कब बेस होगी। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन? पार्थ, आदित्य? हाँ जी, अगर H प्लस आय की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? जो कंपाउंड है वो आपका क्या है? वाटर है, यानी न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तुम्हारा आदित्य जो तुम डाउट पूछना चाह रहे थे, मैंने अब आपको वो भी बता दिया। इज दैट क्लियर टू यू आदित्य? एनी अदर डाउट? अरे भाई, ये तो टेस्ट का डाउट है यार, तुम बीच में वहां क्यों जा रहे हो बार बार? तुम्हें बोल दिया, मैं समझा दूंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, तुम बार बार उस चीज को बोले जा रहे हो। कह रहा हूँ मैं तुम्हें समझा दूंगा, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने लगाई है मैंने रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, क्लियर है? तो जो पीएच होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये मैंने आपको बता दिया। ऑन दी अदर हैंड, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इन टर्म पीएच लेटर पी स्टैंड्स फॉर जर्मन वर्ड पोटेंस। जो यहाँ पे पी स्टैंड करता है वो पोटेंस है, पोटेंस जिसका मतलब क्या होता है? पावर। एंड लेटर एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। एज आई टोल्ड यू कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हमें पीएच स्केल बताता है। अब पीएच स्केल में द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बेस इज मेजर ऑन अ स्केल कॉल्ड द पीएच स्केल। द पीएच स्केल हैज वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल पे जो वैल्यूज होती है वो 0 से 14 तक होती है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पीएच स्केल, न्यूट्रल सब्सटेंस हैव पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनकी पीएच क्या होती है? 7 होती है। एसिड्स जो होते हैं उनकी पीएच क्या होती है? << होती है। सुन रहे हो पार्थ? पार्थ मुझे बताओ कि पीएच स्केल पे जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? पार्थ जल्दी बताओ बेटा। नहीं, पार्थ से पूछा मैंने। मैं पूछता ही उनसे हूँ जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे होते। पार्थ जल्दी बताओ, पीएच स्केल पे जो वैल्यूज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं? कम ऑन फास्ट। इतनी देर नहीं लगती है बताने में, पता है तुम्हें? ध्यान रख के बैठो क्लास में आप। और जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है? ध्यान से सुन लो। ध्यान नहीं दे रहे हो आप? ये सोच रहे हो कि आप, मैं आपको देख नहीं पा रहा तो मुझे पता नहीं चल रहा? एसिड्स हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। मोर एसिडिक अ सॉल्यूशन इज द लोअर विल वेट्स पीएच। ठीक है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा सॉल्यूशन, उतनी ज्यादा उसकी लोअर, उसकी उतनी ही लोअर उसकी क्या होगी? पीएच होगी। इसी तरीके से बेसिस हैव अ पीएच मोर देन 7। जो बेसिस होते हैं उनकी पीएच क्या होती है? मोर देन 7 होती है, यानी 7 से 14 तक जाती है। और जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच जो है 7 से 0 तक जाती है। ठीक है, द मोर बेसिक इज अ सॉल्यूशन द मोर विल बी इट्स पीएच। तो हाइयर उसकी कितनी उसकी पीएच होगी, जितना ज्यादा वो बेसिक होगा। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका पीएच स्केल। आप देख सकते हैं अपने पीएच स्केल को। तो देखिए ये आपका क्या है? 0 से लेके, आप देखिए 0 से लेके जितना भी 7 तक है, 0 से 7 तक आपका ये सारा एसिड वाला रीजन है। कौन सा? एसिड वाला। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका रीजन है वो आपका कौन सा है? बेस वाला है। कौन सा है? बेस। तो अब आपके पास दो रीजन है, बेसिस और एसिड, ये दो रीजन है। दो रीजन में आप एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? कि इस साइड जब आप यहाँ से इस तरफ जाओगे ना, इधर की तरफ, तो जो आपकी H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो क्या है?
इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी H प्लस की कंसेंट्रेशन। एक मिनट, हाँ सॉरी, H प्लस की कंसेंट्रेशन जो होगी वो यहाँ पे जाते पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके। और मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा वो बेसिक होगा, इस तरफ जाओगे तो आपका बेसिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी OH माइनस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे जाते पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। जितना ज्यादा H प्लस देगा उतना ज्यादा वो एसिडिक, जितना ज्यादा OH माइनस देगा उतना ज्यादा वो क्या होगा? आपका बेसिक होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया या कोई डाउट है? आ गया? चलिए शाबाश। तो यहाँ पे सिर्फ एक दो कंपाउंड्स की आपको पीएच याद रखनी है, ज्यादा की याद नहीं रखनी। जैसे कि ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है आपका। ओके। इसी तरीके से कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है आपका। क्लियर है? ठीक है बच्चे। और प्योर वाटर जो होता है वो उसकी आपकी pH 7 होती है। इसी तरीके से एक बस ब्लड की याद रख लेना, ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। और हमारा जो सलाइवा होता है इसकी 2 पीएच होती है। खाना खाने के बाद वो एसिडिक हो जाती है और खाना खाने से पहले वो हमारी क्या रहती है? बेसिक रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, जिससे कि हमारी जो पीएच है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी जो पीएच है वो बढ़ जाए, यानी बेसिक हो जाए हमारा मुंह। इसलिए हम कहते हैं, कहा जाता है कि रात को खाने के बाद और सुबह सोने उठने के बाद। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, मैंने बोला कि सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करके सोना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप दोनों को क्लियर है? जल्दी बोला करो बच्चे, इतनी देर क्यों लगाते हो? चलिए बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की। क्या होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर? देखिए, द कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अभी जो हमने पीएच स्केल पे देखा, तो पीएच स्केल में हमें ये नहीं पता चलेगा दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। हमें ये तो पता चल गया कि ये एसिड है और ये वाला बेस होगा, लेकिन स्ट्रेंथ में हमें नहीं पता चलेगा। अगर ऐसे नाम से देखा जाए तो नाम से तो मैं बता दूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये इन्होंने स्ट्रेंथ भी तो नापी होगी, 0, 1, 1.4, 2.5, कि भैया इसकी 1 है तो वो कैसे आई? किस बेसिस पे उन्होंने 1 बताई? ठीक है, अगर इसकी 2.5 है तो उन्होंने किस बेसिस पे बताई? तो उसके लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? एक कॉमन इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिड और बेसिक सब्सटेंस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या कोई भी सब्सटेंस बेसिक है, तो उसका जो हम पता लगाते हैं वो किस बेसिस पे लगाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से लगाते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। जो हमें क्या देता है? डिफरेंट कलर्स देता है, डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे देता है ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। ओके। तो देखिए कैसे। अगर डार्क रेड है, ये देखो, ये ना आपको पीएच स्केल कुछ इस तरीके से होता है। ये रहा आपका पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं और 14 कलर्स होते हैं। अब मान लीजिए आपके पास अगर डार्क रेड कलर आता है तो आपकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है? 0 होती है। और रेड आता है, हल्का सा रेड आता है, तो 1 होती है। फिर और रेड आता है, मतलब जैसे आपने एक स्केल होता है, इसको क्या करते हैं, उसमें डिप करते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर, तो ये अपने कलर शो करता है। अब फिर उस कलर को हम इस पीएच स्केल से जो हमें यूनिवर्सली दिया हुआ है, ठीक है, उससे हम मैच करके देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला कलर आता है, ये वाला कौन सा? 4 नंबर का। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये जो है 4 नंबर जो है ऑरेंज कलर है, इसकी जो है पीएच कितनी होगी? 4 होगी। क्या होगी इसकी? पीएच 4 होगी। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला कलर आता है 12 नंबर वाला, तो इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी? 12 होगी। डार्क पर्पल कलर आता है तो। ठीक है, समझ में आया यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या होता है? पार्थ आपको आया? ओके। बस एक इसमें याद रखना, जो वाटर होता है आपका, जो वाटर होता है वो आपको कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। वाटर जो है आपको वो ग्रीन कलर देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात?
तो देखिए, सेम प्रॉब्लम है आपके पास, यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बी इज 8। तो पार्थ मेरे को जवाब देना, विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। पार्थ जवाब दो बिना देखे। पीएच, जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो किसकी कम होगी, ए की कम होगी या बी की कम होगी? बेटा इतनी देर में तो आंसर आ जाता है। बताओ फिर, अगर फोन चला। भाई आपके पास दो सॉल्यूशन है, ए है और बी है। ठीक है, ए सॉल्यूशन है आपके पास, और आपके पास दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, बी है। ठीक है, जिसकी ए की पीएच आपके पास कितनी है, 6 है, और बी की जो आपके पास पीएच है वो कितनी है, 8 है। ठीक है, अब मुझे आपको ये बताना है कि इसमें से विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी बताओ? 6 वाले की ज्यादा होगी ना, क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था, पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के। किसके? एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन के। यानी कि अगर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच क्या होगी आपकी, कम होगी। और पीएच किसकी कम है, ए की कम है। ए की पीएच कम है, नहीं कम है? तो आप कह सकते हैं तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी किसकी, ए की ज्यादा होगी। ठीक है आदित्य, समझ में आया? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक होगा? तो ए आपका एसिडिक होगा और बी आपका कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 सॉल्यूशन है आपके पास, ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। जब आपने उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ टेस्ट किया, पीएच ऑफ पीएच ऑफ 4 1 एंड 7 19 रिस्पेक्टिवली। तो ये पीएच आई, यानी ए की जो पीएच है वो 4 है, बी की जो पीएच है वो 1 है, सी की जो पीएच है वो 11 है, डी की जो पीएच है वो 7 है, और ई की जो पीएच है वो 9 है। तो कौन सा न्यूट्रल है यहाँ पे? न्यूट्रल तो आपका कौन सा होगा भाई, डी होगा न्यूट्रल। स्ट्रांगली अल्कलीन कौन सा होगा, जिसकी पीएच ज्यादा होगी, यानी 11 वाला, यानी सी आपका क्या होगा, अल्कलीन कहलाएगा। और स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा कहलाएगा आपका, 1 वाला, यानी कि बी कहलाएगा। और वीकली एसिड आपका कौन सा कहलाएगा, 7 सॉरी 9 वाला आपका वीकली एसिड कहलाएगा। और वीकली अल्कलाइन, सॉरी वीकली एसिडिक की बात हो रही है तो 4 वाला वीकली एसिडिक कहलाएगा, यानी ए। और वीकली अल्कलाइन आपका ई कहलाएगा। क्लियर है आप लोगों को? बी वाला पार्ट आप लोग कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ? देखो हमारी लाइफ में पीएच की ना बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या है पीएच की ना बहुत इंपॉर्टेंस है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? तो देखिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पहली जो इंपॉर्टेंस है वो हम बात करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ पीएच अबाउट 1.4। हमारा स्टमक जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है जिसकी पीएच 1.4 होती है। डायल्यूटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। ये हमारे खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब होता क्या है, समटाइम एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन। द एक्सेस एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन। आप लोग निशान लगा रहे हैं साथ के साथ? आप लोग निशान लगा रहे हैं, हाँ साथ के साथ। ठीक है, एक मिनट रुकना, जरा होल्ड करना, कॉल आ रही है।
हेलो। तो द एक्सेस एसिड, आवाज आ रही है? द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक कॉज indigestion which produces pain and irritation। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो अगर मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर एसिड कम मात्रा में है तो प्रॉब्लम, अगर ज्यादा मात्रा में है तो प्रॉब्लम। तो उसको हमें न्यूट्रल रखना पड़ता है एक तरीके से। तो क्या होता है, इन ऑर्डर टू क्योर indigestion एंड गेट रिड ऑफ पेन वी कैन टेक बेस कॉल्ड एंटासिड। हम क्या लेते हैं, एक बेस लेते हैं एंटासिड। एंटासिड्स आर अ ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द बॉडी। इसका कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी पे। तो बीइंग बेसिक इन नेचर एंटासिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट, और उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। तो द टू कॉमन एंटासिड यूज फॉर क्यूरिंग indigestion ड्यू टू एसिडिटी आर, जो दो कॉमन एंटासिड जो हैं इस्तेमाल होते हैं indigestion को ठीक करने के लिए, वो हमारा पहला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पार्थ, समझ में आया आपको? तो मैंने क्या बताया, थोड़ा सा समझाओगे मुझे हिंदी में एक बार? आगे। कार्बोनेट। तो इसको याद करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को, है ना? ठीक है। तो फिर आज के लिए मैं बस यहीं तक पढ़ाना चाहूंगा। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं डिस्कस करता हूँ।